मंत्री या मंत्री महोदय लोग या हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, वो जितने के जूते पहनते हैं उतना हमारा मानदेय है। नमस्कार, मैं द्विवेदी भुजंगभूषण, आप सबों का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में। कितनी व्यथाएं कहूँ और कितनी कथाएं कहूँ इस राज्य की, समझ में नहीं आता। अब जिस तरह से राज्य में कोविड की महामारी में पूरा सिस्टम चरमरा गया, त्राहिमाम कर गए सारे लोग, राज्य सरकार केंद्र पर दोष मढ़ रहा है और केंद्र सरकार राज्य पे दोष मढ़ रही है। इस दोनों के दोषारोपण में लगभग कई हजार लोगों ने अपनी आहुति दे दी, अपने प्राण गंवाए। और इस तमाम पेशोपेश के बीच में इसमें कोई अगर अवतार बनकर सामने आया जो मरीजों की रक्षा की, जिन लोगों ने हजारों मरीजों को बचाया भी, तो वो हैं हमारे इस राज्य की पारा मेडिकल स्टाफ। पारा मेडिकल स्टाफ हम बात कर लेते हैं, जो नर्सिंग सेवा की महिलाएं हैं, खास करके जिनकी बहाली 2007 में अनुबंध पे हुई थी, उनकी संख्या लगभग 7000 है, जिसमें पारा मेडिकल में एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, फार्मासिस्ट करने वाले सारे लोग हैं उसमें। और अभी तक ये लोग दर दर भटक रहे हैं और कई बार सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं कि इनकी जो नियुक्ति हुई है उसका अस्थायीकरण कर दिया जाए, क्योंकि लगातार पिछले 14 वर्षों से राज्य सरकार को सेवा देते आ रहे हैं और इस सेवा के अंतर्गत इन लोगों ने अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत को प्रमाणित किया है राज्य सरकार के सामने, और कहीं भी भूल चूक नहीं हुई। 2007 के पहले और 2007 के बाद जब NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इनकी नियुक्तियां हुई थी अनुबंध पे, उसके पूर्व में जो बच्चों की मृत्यु दर थी, जो गर्भवती महिलाओं का मृत्यु दर था, और आज दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कहावत जो कही जाती है, उस कहावत को इन नर्सों ने, पारा मेडिकल स्टाफ ने चरितार्थ किया है। गांव-गांव, सुदूर गांव में, आदिवासी गांव में, पथरीले कंकड़ीले पहाड़ पर जाकर भी इन लोगों ने सेवा दिया है। वैक्सीनेशन का मामला हो या फिर प्रसूति का मामला हो, किसी भी मामले में राज्य सरकार की बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य सेवा में, वो ये हमेशा से बनी रही हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं खड़ी नजर आती है, तो उसके पीछे इन लोगों का 80% योगदान है। और कोरोना महामारी में जिस तरह से इन लोगों ने, जो आप बोलते हैं फ्रंट वॉरियर, एकदम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपनी जान और अपने परिवार की चिंता छोड़ करके हजारों लाखों लोगों की इन लोगों ने जान बचाई है। और इन जान बचाने के पीछे इन लोगों ने संपूर्ण सेवा भावना से काम किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि मैं स्वयं कई सेंटर्स पे, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, कई जगहों पे जहां कोविड का टेस्ट किया जा रहा है, उन जगहों पे मैं जाकर स्वयं देखा हूं और जिस तरह से इन लोगों की सेवा भावना देखा हूं, कई बार पॉजिटिव होकर के भी निगेटिव हो गई हैं। कितनों के हाथ टूट गए हैं फिर भी बाएं हाथ से काम कर रही हैं। कितने एक्सीडेंट हो गया और फिर भी उसे सरकार के तरफ से कहीं कुछ नहीं मिला। सबसे खास बात इस सरकार की निर्ममता कहिए, सौतेलापन कहिए, और या सरकार की उपेक्षा कहिए इन लोगों का, जिन लोगों ने सरकार और राज्य की जनता की दोनों की मुंह की लाली और प्राणवायु देने में सबसे आगे रही, वैसे लोगों के साथ सरकार ने जो छलावा किया है वह काफ़ी शर्मसार करने वाला है। सरकार ने इनका मानदेय तो बढ़ाया, 2007 से आज 2021 के बीच में मानदेय 7 से 8 हजार रुपये मात्र बढ़ा है, जबकि जो नियमित तौर पे अस्थाई लोग हैं उन लोगों का मानदेय इनसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। उनकी जो वेतन राशि है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा है। सरकार ने प्रोत्साहन राशि की बात की, तो प्रोत्साहन राशि भी सरकार इन्हें जो दे रही है वो राशि जो है इनके वेतन मान का अनुकूल है, यानी कि जिसे 15,000 मिल रहा है उसे प्रोत्साहन राशि भी 15,000 मिलेगी। अब तो लगभग 1.5 साल से हम लोग झेलते झेलते इसके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब हम लोगों को डर नहीं लगता है। सरकार बस मास्क और सैनिटाइजर
यही सब हम लोग को अवेलेबल करवा रही हैं और भी कुछ भी नहीं। ESI हम लोग का नहीं हुआ है। NRHM, NM, GNM संघ या पारा मेडिकल का अभी तक हम लोग का ESI की सुविधा हम लोगों को नहीं दी गई है। हाँ, प्रोत्साहन राशि दी गई है। 1 मंथ की प्रोत्साहन राशि अप्रैल 2020 की दी गई है। नहीं, हम लोगों की मांगे अभी तक नहीं पूरी की गई है। लगातार 15 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। रात दिन अपनी सेवाएं शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में, जंगल में, हर जगह हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन सरकार तक हमारी मांग या तो पहुंच नहीं रही है या तो हम लोगों को चाहती ही नहीं है कि ये मांग पूरी हो हम लोगों की। हम लोगों की बहुत बार बात हुई है। अभी हम लोग 4 अगस्त 2020 को हम लोगों ने एक छोटा सा आंदोलन 1 दिवसीय किया था, जिसमें हम लोगों को सरकार बोली थी कि बहुत जल्द आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगस्त से अब दूसरा 2020 का अगस्त आने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और सरकार लगता है कि अपना कान में तेल डालकर सो रही है, जबकि उन्होंने वादे किए, एक बार नहीं अनेकों बार वादे किए, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कुछ भी अमल नहीं किया गया। हम लोग की बहुत ज़्यादा गुजारिश है, सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जिनकी उम्र सीमा पार हो रही है इन 15 वर्षों में, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, किसी का 10 साल बचा हुआ, कम से कम अब तो वो अस्थायीकरण कर दे। जबकि जो अस्थायीकरण इन्हीं के समकक्ष हैं लोग सरकारी सेवा में, स्वास्थ्य कर्मी, और इनसे कम काम करते हैं। क्योंकि आप सरकारी कर्मियों को जानते हैं, उनका अपना संघ होता है, यूनियन होता है, वो कम काम करते हैं और उनका वेतनमान यदि 80,000 रुपये टेक होम है तो वो उन्हें 80,000 रुपये मिलेंगे। इनका मनोबल टूटता है। या जिस दिन अगर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते हैं ये लोग और किसी कारणवश रास्ते में ही दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, तो उन दिन का भी मानदेय इनको प्राप्त नहीं होगा। और इसी तरह से चूंकि इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 7,000 में 5,000 करीब महिलाएं हैं। आप आधी आबादी की बात करते हैं, आप महिलाओं और लड़कियों के उत्थान की बात करते हैं, बड़े बड़े स्लोगन लिखते हैं। कहाँ चला जाता है आपकी नैतिकता, आपका धर्म, आपका कर्तव्य? आधी आबादी के बारे में जो आप वक्तव्य देते हैं, बड़े बड़े आप वादे करते हैं, इन महिलाओं को लेकर के जो आपके राज्य की प्राण वायु बन करके आज काम कर रही हैं, वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह आगे बढ़कर अपने प्राणों की आहुति देकर लगभग 10 से 15 जो नर्सेज हैं, इसमें उनकी मृत्यु हो चुकी है कोविड प्लस होकर के। वो कोविड प्लस होने के बाद उनकी जो मृत्यु हो गई, उनसे कहीं कोई अनुदान या कोई राशि या कोई बीमा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी परिस्थिति में भी ये अपने सरकार के पास कभी इन्होंने हड़ताल नहीं किया, कभी इन्होंने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। और जब जब ये सरकार के पास गई हैं, मांगे रखी हैं, तब तब सरकार ने क्या कहा, इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। उन्होंने पूछा कि आपकी जो आप काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका मानदेय कितना होना चाहिए, है ना? तो हम लोगों का कहना है कि जितना हमारे मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय लोग या हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारी गण हैं, वो जितने के जूते पहनते हैं उतना हमारा मानदेय है। हमारा डिमांड है, एकमात्र डिमांड हमारा है अस्थायीकरण। क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में 15 वर्षों से 15,000 के अल्प मानदेय में पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करते आ रहे हैं। सरकार का जितना भी नेशनल प्रोग्राम होता है या जितना भी प्रोग्राम आता है, हम लोगों के ऊपर बोझ दिया जाता है। मतलब हम लोगों को फीमेल हेल्थ वर्कर का नहीं, मल्टीपर्पस वर्कर का काम लिया जाता है। अभी कोविड में LT का काम भी हमसे लिया जा रहा है। एक NM से हमसे कोविड वार्ड में ड्यूटी भी कराया जा रहा है, ICU में भी ड्यूटी कराया जा रहा है, जो कि GNM की ड्यूटी है। उसकी ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम लोगों को भेज दिया जाता है, आपको ये काम करना है तो करना है, तो हम लोग काम करने से नहीं कतराते हैं। इस वैश्विक महामारी के दौरान हम लोगों से सरकार को जितनी उम्मीद है, जितनी उपेक्षा रखती है, हम कर रहे हैं। तो फिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि
कि जब आप काम लेने के समय में हमसे उपेक्षा रखते हैं तो फिर हमारा अस्थायीकरण या हमारा नियमितीकरण में सवाल क्यों? से कहीं ज़्यादा काम हम अनुबंध कर्मी करते हैं। ये आप किसी भी CSC, PSC, सदर हॉस्पिटल या कहीं भी जा कर के खुद से भी देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के कंधे पर कितना बोझ है और एक सरकारी कर्मचारी जो 70-80 हज़ार का वेतन उठाता है उसके कंधों पर कितना बोझ है। इसके बाद भी लगी हुई हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी फार्मासिस्ट हैं अपनी दवा बांटते हैं, महिलाएं अपने शरीर का अंग तोड़वाकर, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं अपने हाथ पैर, टूटे हुए हाथ पैर से भी सेवा भावना से लगी हुई हैं। आप कोविड प्लस पॉजिटिव मरीज को देखकर कि कितनी दूर भागेंगे, आप आकलन कीजिए। और उनके बीच में रहकर ये सेवा करती हैं, फिर भी अपने घर जाती हैं, घर को भी चलाती हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। दया के पात्र ये नहीं है, ये पुरस्कार के पात्र हैं। और पुरस्कार स्वरूप सरकार को, हेमंत सरकार को, क्योंकि 2007 से 21 के बीच में चाहे अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, शिबू सोरेन स्वयं हो, कई 2 बार 3 बार अर्जुन मुंडा है और दूसरी बार हेमंत सोरेन आए हैं, तो इस बीच में कई मुख्यमंत्री आए गए। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा या किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे जो भी आए, सिर्फ आश्वासन ही दिया और कार्य नहीं किया, क्योंकि पदाधिकारियों को इनसे कोई मतलब नहीं है। पदाधिकारी अपनी ड्यूटी करते हैं। इवन दैट को वो मुख्यमंत्री को यह भी समझा देते हैं कि सर इसमें वित्तीय बोझ राज्य सरकार पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए इनका नियमितीकरण न करें। लेकिन आप यदि आज ये नहीं होती तो क्या होता, कभी सोच के देखिए। और हेमंत सरकार ने जो गुनाह किया है, खास करके पिछले दिनों जब इन लोगों के नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निकली थी, उसे कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया, क्योंकि आरक्षण नीति नहीं लागू हुई थी। 800 जो इस तरह की पारा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको नियुक्ति पत्र देना था, उसके पहले और जो नियुक्ति के लिए जिन लोगों ने आवेदन भरा था, उसके पश्चात इन्होंने पूरी तरह से उस प्रक्रिया को, JPSC की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। यदि आज होते तो आज हेमंत सोरेन जी आपकी सरकार में बेहतर सेवा मिलती और मृत्यु दर बहुत ही कम होता और पूरे देश में आज आपकी वाहवाही होती। लेकिन जो भी है आज आपके राज्य में, उसके सबसे बड़े कर्णधार और सबसे बड़े कर्मयोगी अगर कोई है तो ये महिलाएं हैं, जो पारा मेडिकल जिसे आप कहते हैं, जो पिछले 14 वर्षों से दिन और रात बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ आपकी एक अनुबंधित वेतनमान पे कार्य कर रही हैं। और उसमें कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी, कितने लोग अभी अवकाश प्राप्त होने के कगार पे चली गई हैं। और सबसे अहम बात कि आने वाले 2023-24 में जो भी स्वास्थ्य कर्मी आपके पास नर्सेज या पारा मेडिकल के लेवल के जो हैं, वो लोग जो नर्सेज हैं या टेक्नीशियन हैं, जो सरकारी वेतन मान पे हैं, जो अस्थाई हैं, वो सारे और रिटायर कर जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये सबसे सोचने वाली बात है। इसीलिए अविलंब ऐसे लोगों के लिए, परोपकार कार्य के लिए नहीं करना है आपको इनके हक के लिए। और इन्होंने जो इस कोविड महामारी में पिछले 2 वर्षों में अपना योगदान दिया है, वैसे स्थिति में इन लोगों के लिए सबसे अहम बात है कि एक छोटी सी मांग है कि इन्हें अस्थायी कर दिया जाए। सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देते हैं। जितना खर्च सरकार जिस तरह से करती है, वो खर्च का सिर्फ आप एक अस्पताल बनाने के लिए पिछले कई वर्षों में 3000 करोड़ रुपए का आपने अस्पताल बनाया। विभाग को जितना कमीशन जाता है उतना इनके साल भर का वेतन होता है। अब आप देख लें कि 2014 में वॉकिंग इंटरव्यू में 2007 में वॉकिंग इंटरव्यू से इन लोगों की नियुक्ति हुई। उसके बाद 2010, 11, 12 में वैकेंसीज भी आई, इन लोगों ने बातें भी अपनी रखी, लेकिन इनका कहीं भी योगदान नहीं लिया गया, ना ही इन्हें परमानेंट अस्थायी नहीं किया गया। वेतन जो होती है उसमें 60% NRHM के और 40% झारखंड सरकार देती है। और जिस तरह से राज्य में आप देख लीजिए कि यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में 2000 करोड़ का 629 अस्पताल बनवा दिए गए। लेकिन जनाब, उन अस्पतालों के संचालन के लिए क्या पारा मेडिकल के ये वेतन मान पे रखे लोगों को आपने रखा है? सिर्फ इन लोगों के अस्थायीकरण नहीं होगी,
आपने मेडिकल कॉलेज या मेडिकल की सुविधा के लिए अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, पीएचसी, अतिरिक्त राज्य सेवा केंद्र बना दिया है, और जिसमें 203 पीएचसी है, जिसमें 140 सिर्फ ऐसे हैं जहां सिर्फ एक डॉक्टर है, और 100 पीएचसी ऐसे हैं जिसमें टेक्नीशियन और पैरामेडिकल के कोई स्टाफ नहीं, छोटा से छोटा स्टाफ भी नहीं है। तो आपने क्यों बनाया है? कमीशन खाने के लिए सिर्फ सरकार बनाती है। क्यों बनाती इस तरह के बिल्डिंग्स जो आज आवारा जानवरों का अड्डा बन करके रह गया है? मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सरकार को कोई भी भवन बनाने से पहले उसके संचालन हेतु जो भी कर्मी चाहिए उसकी नियुक्ति प्रक्रिया सबसे पहले करनी चाहिए। तत्पश्चात उसके लिए आप भवन निर्माण करें और उसमें जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उसको आप स्थापित करें। लेकिन वर्तमान में राज्य में ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा भवन हैं अस्पताल के जहां कोई भी नहीं है, क्योंकि स्टाफ की कमी है। जहां पर भी आपके स्टाफ नहीं हैं वहां के लिए नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू रूप से करें। कोई भी आरक्षण नीति और किसी चीज़ के बहाना बनाकर उसको रद्द न करें। और जो भी अभी वर्तमान में इस कोविड में आपके राज्य के लाखों लोगों की जान बचाने वाली जो पैरा मेडिकल नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, उनका स्थायीकरण करना आपकी नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद, नमस्कार। आप कोविड में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क कभी भी अपने चेहरे से न हटाएं। नमस्कार।